माई सेल्फ रिंकू राजपूत। CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में की कंटिन्यूस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये इस सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने नया चैप्टर शुरू करा था CNC मशीन एंड टूल्स। तो लेक्चर 5 में मैंने आपको बताया था कि CNC मशीन क्या रहती है, उसके मेन कंपोनेंट क्या रहते हैं, और जो मेन कंपोनेंट थे वो उसके बारे में मैंने बताया, चक, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, टूल स्टॉक, बेड एक्सेट्रा आदि। नाउ वी आर टुडे स्टडी ऑफ टूल्स, CNC टूल्स। बेसिकली आपके CNC टूल डिफरेंट टाइप के हैं और वो उनके अकॉर्डिंग जो उनकी शेप और डिज़ाइन होती है उसके अकॉर्डिंग उसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टूल्स। CNC टूल को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग अप कटिंग टूल, स्थापित करने के आधार पर। क्या? स्थापित करने के आधार पर CNC टूल। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग टूल ऑफ मटेरियल, यानी जो टूल का कटिंग मटेरियल है, जो टूल्स का कटिंग मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। पहला है आपका कटिंग टूल की स्थापना के आधार पर, यानी जो आपका कटिंग टूल है वो बेसिकली स्थापना यानी कौन सी जगह पे लगाया जाता है, तो उसके अनुसार वो कितने प्रकार का होता है। बेसिकली ये आपका 3 प्रकार का रहता है। पहला है प्रीसेट टूल, सेकंड है क्वालिफाइड टूल, थर्ड है सेमी क्वालिफाइड टूल। ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक है आपका प्रीसेट टूल क्या रहता है। ठीक है, इसे समझो। प्रीसेट टूल, प्रीसेट टूल। ठीक है। प्रीसेट टूल, इस टूल का उपयोग टूल होल्डर पर टूल टिप की अक्षीय और रेडियल पोजीशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी इस टूल का उपयोग, यानी जो आपका ये कटिंग टूल है इसका उपयोग जो टूल होल्डर होता है, टूल को सपोर्ट करने वाला, तो उसकी टिप जो रहती है, यानी एक पॉइंट रहता है टूल कटिंग का, जो टूल रहता है उसकी एक टिप रहती है जो कि सारे ऑपरेशन करती है, तो उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए इस टूल का उपयोग किया जाता है। अब डायरेक्शन कौन कौन सी हो सकती है उसकी, एक तो अच्छी है यानी कोई भी एक्सिस हो सकती है, और रेडियली। ठीक है, चाहे एक्स एक्सिस चाहे वाई एक्सिस, यानी उसके अकॉर्डिंग उसकी टूल की जो टिप होती है उसे अच्छी और रेडियल पोजीशन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है आपका क्वालिफाइड टूल। ठीक है। इस टूल का उपयोग मशीन पर एक विशेष स्थिति में फिट करने के लिए किया जाता है। इनकी कटिंग एज को टूल होल्डर पर डेटम यानी बॉटम डेटम लाइन से लिमिट के अंदर ही रखा जाता है। ठीक है, इसे समझो क्वालिफाइड टूल। देखो मैंने इसमें लिखा है एक विशेष स्थिति, यानी इसमें जो आप टूल का प्रयोग करोगे वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए ही यूज होगा। ठीक है। पर्टिकुलर ऑपरेशन वो कौन कौन से रहते हैं मैं बताऊंगा। और इसकी जो कटिंग एज है, जो टूल होल्डर की जो कटिंग एज होती है, उसे टूल होल्डर में से बॉटम तक, यानी उसका एक जो बॉटम हिस्सा रहता है, कटिंग वाले हिस्से को बाहर निकालेंगे, और जो पीछे का हिस्सा रहता है उसमें आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं रहता, वो सिर्फ किसके काम आएगा, फिक्स की। जैसे मैं बात करूँ आपकी, ठीक है, देखो इधर समझो, ये आपका एक टूल है। ठीक है, यहाँ तक ये बॉटम लाइन है, डॉटम लाइन। ठीक, और यहाँ से जो आपका है ये आपका टूल इस तरीके से है, यानी ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक, ये किस में लगा रहेगा आपका, टूल होल्डर में, और बाकी का ये नीचे का हिस्सा किस में लगा रहेगा, आपका ऑपरेशन के लिए काम आएगा। एक विशेष स्थिति का, जैसे कि मुझे एक स्पेशल कंडीशन के लिए स्पेशल टूल की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे मैं बात करूँ, आपकी बिट देखी होगी आपने, बिट का ऑपरेशन, बिट का यूज हम क्यों करते हैं, बिट का यूज करते हैं हम ड्रिलिंग करने के लिए, यानी होल करने के लिए। बिट के सिवा आप कोई और अलग ऑपरेशन कर सकते हो, बताओ मुझे। जैसे बिट है आपकी, बिट से आप क्या करोगे, होल कर सकते हो, होल करोगे। और अब मैं आपसे बोलूँ कि बिट के द्वारा आप किसी मेटल को काट के दिखा दो, तो नहीं काट सकते। ये इसमें लिखा गया है, एक विशेष स्थिति में फिट करने के लिए किया जाता है, यानी काउंटर स्विंग और आपका ड्रिलिंग। ठीक है।
जो क्वालिफाइड टूल होता है उससे कुछ एडवांटेज रहते हैं। एक तो पहला, इसमें प्रेसेट डिवाइस का उपयोग नहीं किया जाता। प्रेसेट डिवाइस का यानी इसे टूल को हम फिक्स करते हैं, ना तो हम इसे एक्स एक्सिस में कर सकते हैं ना ही वाई एक्सिस में, हमें इसे रिक्वायरमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहती। जबकि प्रीसेट टूल में क्या था कि उसकी लोकेशन को यानी जो उसका स्थान है उसको निर्धारित किया जा सकता था, लेकिन इसमें सिर्फ आपको टूल को लगाना है, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी में उसको निर्धारित नहीं करना है। सेकंड है, इसमें सेटअप समय कम हो जाता है, क्योंकि आप इसमें कोई भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन इसमें आप निर्धारित नहीं करोगे तो टूल को आप आओगे, लगा दोगे और सीधा वो सेटअप हो जाएगा। इससे क्या है, जो आपका टूल को सेट करने का टाइम क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। थर्ड है इसका इम्प्रूव डिजाइन। इस टूल की वजह से जो आपके प्रोडक्ट की डिजाइन होती है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है। डिजाइन क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। इम्प्रूव का मतलब उसकी डायमेंशन कैसी आएगी, एक्यूरेट आएगी। डायमेंशन कैसी आएगी, एक्यूरेट आएगी। तो ये हो गया हमारा क्वालिफाइड टूल। अब लास्ट बचा है इसी का जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल की स्थापना के आधार पर, ठीक है। अब थर्ड बचा है आपका सेमी क्वालिफाइड टूल। अब सेमी क्वालिफाइड टूल क्या होता है, सेमी क्वालिफाइड टूल ऐसे क्वालिफाइड टूल, यानी जो पिछले वाले क्वालिफाइड टूल पढ़े थे, ऐसे क्वालिफाइड टूल जिनको 3 एडजस्टेबल स्क्रू के द्वारा समायोजित किया जाता है यानी फिक्स किया जाता है। यानी जो आपका बिट है, बिट को क्या करेंगे आप सीधे पहले, यार बिट को अगर मैं 3 स्क्रू के द्वारा टाइट करके कस दूं तो वो बिट मेरी कहलाएगी आपकी सेमी क्वालिफाइड टूल। यानी जो जितने भी आपके क्वालिफाइड टूल हैं उन्हें किसी स्क्रू यानी पेचकस के द्वारा फिक्स करके टूल होल्डर में पकड़ लिया जाता है, यानी टूल होल्डर में क्या कर लेंगे, फिक्स कर देंगे। तो उस टूल को बोलते हैं सेमी क्वालिफाइड टूल। यानी एक आपका कोई टूल है, टूल होल्डर होगा, टूल होल्डर का मेन काम क्या है आपका, टूल को फिक्स करना या उसे सपोर्ट करना। जब आप टूल लेके आओगे उस टूल होल्डर में, तो उस टूल को फिक्स करने के लिए कई सारे प्रोसेस रहते हैं। वहाँ पे यदि आप उस टूल को 3 स्क्रू द्वारा यानी 3 पेचकस के द्वारा उसे एडजस्ट कर दोगे यानी फिक्स कर दोगे, उस टूल को बोलेंगे हम सेमी क्वालिफाइड टूल, ठीक है। ये आपका पहला हो चुका है। सेकंड है आपका कटिंग टूल की संरचना के आधार पर, यानी जो आपके कटिंग टूल होते हैं उसका शेप और साइज कैसा रहता है, उसके अकॉर्डिंग कटिंग टूल कितने प्रकार के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी कटिंग टूल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन है सॉलिड टूल, सेकंड वन है ब्राजेड टूल, थर्ड वन है इंसर्टेड बिट टूल, ठीक है। कटिंग टूल के आधार पर ये मेनली आपको, और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले उनकी संरचना के आधार पर आपको एक्सप्लेन करना है, फिर उसके अंदर कौन कौन से रहते हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना है। पहला है कटिंग टूल की संरचना के आधार पर, ये सेकंड है, इसमें ये भी आपका 3 टाइप का है। फर्स्ट वन है आपका सॉलिड टूल, सेकंड है ब्रेजेड टूल और थर्ड है इंसर्टेड बिट टूल, ठीक है। अब आपको ये सॉलिड टूल क्या रहता है, सॉलिड टूल जैसे कि नाम से है कि ये टूल कैसा रहता है, वो आपका सॉलिड, ठीक है। ये टूल जो सॉलिड रहता है, ये टूल हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, ठीक है। ये टूल किससे बने रहते हैं, हाई कार्बन स्टील से बने रहते हैं। इस टूल का उपयोग उच्च गति पर काटने के लिए किया जाता है। इनकी लाइफ टाइम साइकिल अधिक रहती है, ठीक है। समझो, जो आपके सॉलिड टूल होते हैं वो किसके बने रहते हैं, हाई कार्बन स्टील पे। जहाँ कहीं पे आप प्रोडक्ट को हाई वेलोसिटी से रन कराओगे, वहाँ पे उस प्रोडक्ट पे ऑपरेशन करने के लिए आपको किस टूल की रिक्वायरमेंट रहती है, सॉलिड टूल की। जैसे आप लेथ मशीन पे जाओ, ये लेथ मशीन पे आप देखना थ्रेडिंग ऑपरेशन हो रहा होगा, थ्रेडिंग या फेसिंग, वहाँ पे क्या है, जो आपका वर्क पीस है हाई रोटेशन कर रहा है यानी उच्च गति से घूम रहा है, तो वहाँ पे आप कौन से टूल का यूज करोगे, सॉलिड टूल्स का। और वो किसका बना होगा आप पूछना, उन्हें वैसे मालूम नहीं होगी। जैसे आपके जो एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, कॉलेज रहते हैं, आप देखोगे या बाहर से जाओगे तो आप बोलना लेथ मशीन का टूल दो मुझे, थ्रेडिंग करने के लिए टूल चाहिए, तो वो आपको एक कवर देंगे, बॉक्स के अंदर देंगे। आप बॉक्स पे उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो मटेरियल में साफ साफ लिखा हुआ ये टूल किस मटेरियल का बना है, यह टूल हाई कार्बन स्टील का बना हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेजेड टूल।
ब्रैजेट टूल क्या रहता है? ब्रैजेट टूल में एक फोर्ज किया हुआ स्टील का शंक होता है, ठीक है। ब्रैजेट टूल क्या है? एक आपका टूल है, ठीक है, किसी भी मटेरियल का, ठीक है। उसमें क्या करेंगे? फोर्जिंग प्रक्रिया के द्वारा स्टील का क्या लगा देंगे? एक शंक लगा देंगे। फोर्जिंग प्रोसेस क्या है? धातु की दो मेटलों को, ठीक है, फोर्जिंग समझो, ये बेसिकली मैकेनिकल का टॉपिक है वेल्डिंग में। फोर्जिंग प्रोसेस क्या है? फोर्जिंग प्रोसेस धातु की दो रॉडों को गर्म करके आपस में जोड़ने की प्रक्रिया फोर्जिंग कहलाती है। जो लोहार पे आप गए हो, लोहार क्या करता है? लोहार क्या करता है? मेटल को रेड हॉट करेगा, रेड हॉट करने के बाद उसे शेप में कन्वर्ट कर देगा, तो वो प्रोसेस आपको फोर्जिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या है? ब्रैजेट टूल में फोर्ज किया गया, ब्रैजेट जो टूल रहता है उसमें फोर्ज यानी फोर्जिंग प्रोसेस के द्वारा स्टील का एक शंक लगाते हैं, जिसके एक सिरे पर, यानी जो स्टील का मैं शंक लगा रहा हूँ, यानी स्टील की जो मेटल लगा रहा हूँ, उसके एक सिरे पे क्या बना होगा? कटिंग एज बना रहता है। उसके एक सिरे पर कटिंग एज बनाने के लिए टंगस्टन कार्बाइन के बिट को ब्रेज कर दिया जाता है। यानी कटिंग एज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टंगस्टन कार्बाइन के बिट को क्या करना पड़ेगा? ब्रेज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसर्टेड बिट टूल, ठीक है। कौन सा? इंसर्टेड बिट टूल। इस टूल में बिट को ब्रेज करने के स्थान पर मैकेनिकल क्लैंप द्वारा पकड़ा जाता है। ब्रेज क्या है? यानी वही फोर्जिंग के द्वारा फिक्स करना, ठीक है, फिक्स करना। और जबकि इसमें ब्रैजेट टूल में, इसी ब्रैजेट टूल को नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसमें जो एक टूल है फोर्जिंग के द्वारा वो उसमें फिक्स हो जाता है, इसी को ब्रैजेट प्रोसेस कहते हैं। जबकि इंसर्टेड बिट टूल में क्या रहता है? इसमें भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है, लेकिन जो आपका टूल होता है उसे टूल होल्डर में फिक्स नहीं किया जाता, बल्कि उसे किसी मैकेनिकल कंपोनेंट का मतलब उसे नट बोल्ट के द्वारा या स्क्रू के द्वारा वो क्या रहता है? पकड़ा रहता है। जो टूल होल्डर होता है उस टूल को पकड़ा रहता है। इस बिट को फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए, यानी जो इसकी बिट है, बिट को फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए टाइटेनियम कार्बाइड की परत चढ़ा दी जाती है। फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो जो टूल होता है, टूल की जो प्रॉपर्टी होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इसे समझो, देखो ये फ्रिक्शन कैसे रहता है। जैसे फ्रिक्शन आप हाथों को रगड़ोगे तो हीट प्रोड्यूस होती है, हाथ गर्म रहते हैं। ऐसी मेटल को जब मैं रगड़ूंगा तो हीट होगी, फ्रिक्शन की वजह से वो हीट होती है, ठीक है। आप एक सिंपल रॉड लेना और एक रेड हॉट रॉड लेना, दोनों में हथौड़ा मारना, हथौड़ा मार के देखना कि दोनों में से कौन सी पिचक जाएगी जल्दी। तो आप देखना जो रेड हॉट है वो जल्दी से पिचक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो रॉड गर्म होगी तो जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। हम दो आपके 3 टॉपिक होते हैं, इसमें 3 आपके कटिंग टूल्स रहते हैं। पहला पढ़ लिया स्थापना के आधार पर, दूसरा कटिंग टूल की संरचना के आधार पर, ये भी आपके 3 प्रकार के रहते हैं। फर्स्ट वन सॉलिड टूल, थर्ड वन ब्रैजेट टूल, फोर्थ वन इंसर्टेड बिट टूल, ठीक है। अब लास्ट आता है आपका थर्ड कटिंग टूल है कटिंग टूल पदार्थ के आधार पर, यानी जो कटिंग टूल होता है आपका, जो सारे मेनली ऑपरेशन करता है वो किस पदार्थ का बना रहता है। नंबर 1 है हाई स्पीड स्टील टूल। नंबर 2 है हाई कार्बन स्टील टूल। नंबर 3 है आपका कास्ट एलॉय। एंड नंबर 4 सीमेंटेड कार्बाइड। नंबर 5 सेरेमिक। एंड नंबर 6 बोरोन नाइट्राइड। एंड नंबर 8 डायमंड। एंड नंबर 10 सियालोन। ठीक है, बेसिकली आपका एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो टूल है वो किस मटेरियल का बना होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपका एक्सप्लेन किया गया है।
जो आपका हाई स्पीड टूल रहता है, हाई स्पीड स्टील टूल, जैसे हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HSS, ये टूल आपका हाई स्पीड में जो भी आपका वर्क पीस चलता है वहाँ पे आपका कटिंग करने के लिए काम में इस टूल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका हाई स्पीड स्टील टूल, हाई स्पीड स्टील टूल यानी हाई स्पीड में। नेक्स्ट है आपका हाई कार्बन स्टील टूल। हाई कार्बन स्टील टूल का उपयोग आजकल लगभग समाप्ति हो गया है, क्योंकि ये जो है आपका बहुत ही कम यूज हो रहा है। जो पुरानी आपकी लेथ मशीन होंगी वहाँ पे इस टूल का प्रयोग अधिकतर मिलता है। आप पेन और कॉपी लेके बैठें और मैं जो बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में 1-2 लाइन वो आप पॉइंट नोट करते चलें, ठीक है। जैसे पहले मैंने क्या बताया था, हाई स्पीड स्टील टूल। हाई स्पीड स्टील की गुणवत्ता हाई कार्बन स्टील की तुलना में बहुत अधिक होती है, क्योंकि यह आपका हाई स्पीड पे क्या कहता है, ऑपरेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीमेंटेड कार्बाइड कास्ट सॉरी नेक्स्ट है आपका कास्ट अलॉय। यह सीमेंटेड कार्बाइड के समान ही बना रहता है, ठीक है। इसमें जो आपका इसमें हाई स्पीड की तुलना में मैकेनिकल प्रॉपर्टी अधिक रहती है। सीमेंटेड कार्बाइड सीमेंट का बना रहता है। सेरेमिक में आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरोन, सिलिकॉन आदि मिले रहते हैं। बोरोन नाइट्राइड में आपका ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसकी जो बिट है इसके द्वारा क्या बनाई जाती है, इसके द्वारा बिट बनाई जाती है। बिट यानी जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, होल करते हैं। नेक्स्ट है आपका डायमंड का प्रयोग क्यों करते हैं हम, कटिंग करने के लिए। यह सबसे अधिक कठोर पदार्थ रहता है। बहुत अधिक धातु को काटने के लिए जो काफ़ी कठोर रहती है वहाँ पे आप किसका यूज करते हो, डायमंड का। और ये सियोलोन बेसिकली है, ये बेसिकली होता नहीं लेकिन पढ़ लेना। ये आपके कुछ टाइप हैं जो आपके किसके आधार पर है, कटिंग टूल के पदार्थ के आधार पर, ठीक है। ये मेनली आपके 8 टाइप्स रहते हैं। फर्स्ट वन है हाई स्पीड स्टील, सेकंड है हाई कार्बन स्टील, थर्ड है कास्ट अलॉय, नंबर 4 है सीमेंटेड कार्बाइड, नंबर ई नेक्स्ट है 5 सेरेमिक, नंबर 6 बोरोन, नंबर 7 डायमंड एंड नंबर 8 सियालोन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम। मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम क्या रहता है, मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम। मैनेजमेंट ऑफ टूल रूम जैसे कि नाम से ये ऐसा रूम जिसमें आपका टूल का क्या होता हो, मैनेजमेंट, यानी जो टूल है उनका जो ऑर्डर होता हो वो आपका इस अच्छे सीक्वेंस में रखा हुआ हो, ठीक है। यानी आपके टूल इधर उधर ना हो, ठीक है। यह रूम प्रबंधन टूल को व्यवस्थित करने की कला और विज्ञान है। यानी टूल रूम को प्रबंधन करने की कला और विज्ञान है, ठीक है। यह उच्च क्वालिटी आउटपुट और अत्यधिक स्क्रैप और दोषों द्वारा सीमित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक अच्छी रेखा बनाकर रखता है। देखो इस लाइन को समझो। जैसे अगर आपका टूल रूम का मैनेजमेंट नहीं होगा तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि कौन सा टूल कौन सी जगह रखा है। आप डिफरेंट टूल का यूज करोगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जिससे कि उसकी डिज़ाइन बेकार आएगी, क्वालिटी बेकार होगी, नेक्स्ट आउटपुट बेकार आएगा, स्क्रैप ज़्यादा निकलेगा। आपको रिक्वायरमेंट है 5 सेंटीमीटर टूल की, यानी जो आपकी हाई कार्बन स्टील की आप ले रहे हो, HSS हाई स्पीड टूल ले रहे हो, जिससे क्या उनकी जो रिमूव है यानी जो मेटल को रिमूविंग करने का प्रोसीजर रिड्यूस करने का किसी टूल का ज़्यादा रहता है, किसी टूल का कम रहता है। और नेक्स्ट है, अगर आपके टूल अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं होंगे तो आपको क्या होगा, आपके प्रोडक्ट में दोष आना उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के संचालन को सफल बनाने के लिए टूल मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण सिस्टम है। सही बात है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपका टूल का मैनेजमेंट अगर प्रॉपर रूप से रखा होगा कि आपको ऑपरेशन करना है ड्रिलिंग का, ठीक है, यानी आपको होल बनाना है, तो आपको रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो बिट होती है, जो ड्रिल होती है, ड्रिल का यूज होता है होल करने के लिए, तो वो ड्रिल कौन सी जगह रखी होनी चाहिए। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं होगा आपके टूल रूम में तो आप उसे इधर उधर ढूंढोगे, जिससे कि जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा रहेगा और उसकी वजह से आपका आउटपुट क्या होगा, कम होगा। यही कहलाता है आपका मैनेजमेंट ऑफ टूल, ठीक है। नेक्स्ट एक टॉपिक रह गया था इसमें कटिंग से रिलेटेड, यानी जो कटिंग टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड, वो था आपका क्वालिटी ऑफ कटिंग टूल, यानी कटिंग टूल की क्वालिटी क्या क्या होती है, ठीक है। कटिंग टूल की क्वालिटी क्या क्या होती है, देखिए
पहली है हाई फोर्स, जो कटिंग टूल होता है, आप सभी जानते हो लेथ मशीन होती है आपकी, ठीक है। लेथ मशीन पे आप डिफरेंट क्या करते हो, वर्क करते हो, मेटल को रिमूव करने का प्रोसीजर होता है। तो लेथ मशीन पे जब आप वर्क करते हो तो वहाँ पे हाई फोर्स डेवलप होती है, फ्रिक्शन फोर्स हाई लगेगा, प्रेशर फोर्स हाई लगेगा, और डिफरेंट टेंसाइल कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो टूल ऐसा होना चाहिए कि उन सभी फोर्सों को वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर सके, क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है आपका, टूल को बदलने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। सही बात है, क्योंकि अगर आपको टूल को बदलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, टूल की डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि हम उसे आसानी से रिप्लेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई ऑपरेशन चल रहा है और टूल आपका क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, तो आपको टूल को चेंज करना होगा। तो टूल हमें ऐसा डिजाइन होनी चाहिए और ऐसे फिक्स करना चाहिए कि वो आसानी से निकल जाए और आसानी से फिक्स हो जाए, जिससे कि जो हमारी प्रोडक्शन रेट है उस पर इस टाइम का इफेक्ट कम पड़े। नेक्स्ट है आपका, टूल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। टूल में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है, यानी जो आपके शॉक्स होते हैं, जो आपके वाइब्रेशन होते हैं, शॉक होते हैं, जो हल्के हल्के शॉक रहते हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए टूल में। नेक्स्ट है चेंजेबिलिटी का गुण होना चाहिए। इंटरचेंजेबिलिटी का यानी अगर मेरा टूल ये एक ऑपरेशन कर रहा है तो इस टूल के द्वारा मैं दूसरे ऑपरेशन कर सकूं, यानी एक ही टूल के द्वारा मैं अलग अलग ऑपरेशन कर सकूं। टूल में ऐसी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ऑटोमेटिक टूल चेंजर जैसा कि नाम से आप समझ रहे हो, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो आपका टूल हो वो कैसे चेंज हो जाए, ऑटोमेटिकली, ठीक है, उसमें मैनुअल की आपकी रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। सीएनसी मशीन पर समय की बचत करने के उद्देश्य से जॉब को एक ही सेटिंग में रखकर कई प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं, ठीक है, यानी इस ऑपरेशन किए जाते हैं। इस टूल चेंजर का उपयोग ऐसी ही मशीनों पर ऑपरेशन के बाद दूसरे ऑपरेशन को करने के लिए कम से कम समय में टूल बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी आप सीएनसी मशीन में क्या रहता है, जो आपका वर्क पीस होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। वर्क पीस फिक्स रहेगा और वर्क पीस पे मुझे 4-5 ऑपरेशन करनी है, ठीक है। टूल होल्डर एक ही रहेगा, एक सीएनसी मशीन है, तो टूल होल्डर क्या करेगा, वर्क पीस को फिक्स रखेगा। जैसे मुझे उस पर ऑपरेशन करना है थ्रेडिंग का, तो टूल होल्डर क्या आएगा, टूल को थ्रेडिंग की पोजीशन में लेके आएगा, और फिर ऑटोमेटिकली जैसे मेरी थ्रेडिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, टूल को चेंज करके अब मुझे दूसरा प्रोसीजर करना है ड्रिलिंग का, यानी उसमें होल करना है, तो ऑटोमेटिकली वो टूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसमें जो आपका नेक्स्ट टूल है वो यानी ड्रिलिंग करने वाला, होल करने वाला टूल उसमें फिक्स हो जाएगा, और अपने आप ही जहाँ पे मुझे होल करना होगा उस पोजीशन में आके वो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बस एक बात ये याद रखना, ऑटोमेटिक टूल चेंजर में यानी टूल, इसमें सिर्फ टूल आपका मूवमेंट रहता है, आपका वर्क पीस जो जॉब रहता है वो क्या नहीं करेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। ये जो ऑटोमेटिक टूल चेंजर का प्रोसेस है ये आपका दो भागों में पूरा होता है। पहला भाग है टूल मैगजीन, सेकेंड है टूल ट्रांसफरिंग यूनिट, ठीक है। पहला है टूल मैगजीन, नेक्स्ट है टूल ट्रांसफरिंग यूनिट, ठीक है। जैसे पहला टॉपिक है आपका टूल मैगजीन, ठीक है। टूल मैगजीन में क्या रहता है, टूल मैगजीन में क्या है, पार्ट प्रोग्राम में लिए गए क्रम के अनुसार टूल मैगजीन में औजारों को लगाने का प्रोसेस है। टूल मैगजीन क्या है, यानी जैसे आपका पार्ट प्रोग्राम होगा, यानी जो आपने कमांड दी होगी सिस्टम को, जो प्रोग्राम बनाया होगा कि सबसे पहले कौन सा टूल लगना चाहिए, उसके बाद कौन सा टूल लगना चाहिए, कौन सा, जैसे तो आपने प्रोग्राम बनाओगे कोई, तो सब प्रोग्राम में आप डिसाइड तो करोगे कि सबसे पहले इसकी फेसिंग होगी, उसके बाद थ्रेडिंग होगी, फिर उसके बाद नर्लिंग होगी, यानी उसी के अकॉर्डिंग, उसी क्रम के अकॉर्डिंग आपके टूल मैगजीन क्या करेगा, टूल को क्या करेगा, सेटअप करके रखेगा। यानी जैसे ही एक प्रोसीजर हो तो टूल होल्डर आएगा और दूसरे टूल को अपनी पोजीशन से उठाकर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये प्रोसेस कहलाता है आपका टूल मैगजीन। ये आपके 3 प्रकार के रहते हैं। पहला है आपका ड्रम टाइप, सेकंड है चेन टाइप, थर्ड है एज बॉक्स। क्या है, एज बॉक्स। नेक्स्ट है आपका टूल ट्रांसफॉर्मिंग यूनिट, टूल ट्रांसफरिंग यूनिट। इस मशीनिंग प्रोसेस के दौरान टूल को मैगजीन से स्पिंडल तथा
स्पिंडल तक तथा प्रोसेस समाप्त होने पर वापस स्पिंडल से मैगजीन तक ट्रांसफ़र करना होता है। यानी इस प्रोसेस में क्या रहता है, जैसे मेरा एक टूल है एक पोजीशन में अपनी, यानी मेरा रखा हुआ है, अभी ऑपरेशन नहीं है, तो टूल क्या आएगा, टूल एक स्पिंडल आएगा वहाँ से, यानी जो टूल होल्डर करता है वो उस टूल को वहाँ से लेगा, ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो वापस उस टूल को उसी की पोजीशन में रख देगा। ये वाला प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफेरिंग यूनिट, यानी टूल को अपनी जगह से उठा के फिर उससे ऑपरेशन करना और जैसे ही ऑपरेशन हो जाए उसे वापस उसी की जगह पर रखना प्रोसेस कहलाता है आपका टूल ट्रांसफेरिंग यूनिट। ठीक है, ये आपके हो चुके हैं कुछ टॉपिक। अब लास्ट टॉपिक इसका रह गया, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, यानी पैलेट। पैलेट क्या रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है पैलेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पैलेट हिंदी में भी इसी को यही बोलते हैं पैलेट। ठीक है, पैलेट देखो पढ़ो फिर मैं आपको बताऊंगा पैलेट क्या होता है। पैलेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्क पीस को विभिन्न स्थितियों में रखकर, पैलेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्क पीस को विभिन्न स्थितियों में रखकर, वर्क पीस को विभिन्न स्थितियों में रखकर पैलेट के द्वारा पकड़ा जाता है। यानी पैलेट क्या है, पैलेट का मेन फंक्शन क्या है, वर्क पीस को, जो आपका वर्क पीस रहता है जिसपे आप ऑपरेशन करते हो, उसे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में होल्ड करके रखना, यानी पकड़ कर रखना। वर्क पीस सहित इन पैलेटों को ऑटोमेटिक विधि द्वारा मशीन पर लोड और अनलोड किया जाता है। पैलेट क्या है, एक होल्डिंग है, यानी एक सपोर्ट, यानी एक पकड़ने वाला टूल है, और इसी टूल को वर्क पीस के साथ मशीन में लोड और अनलोड किया जाता है। ठीक है, यानी पैलेट क्या करेगा, वर्क पीस को पकड़ेगा, उसे लोड भी करेगा और उसे अनलोड भी करेगा, यानी सारे ऑपरेशन किसके ऊपर होंगे, पैलेट के ऊपर। पैलेट जो रहता है ये आपके दो प्रकार के रहते हैं। पहला है लीनियर पैलेट शटल और दूसरा है रोटरी पैलेट। लीनियर पैलेट, इसे देखो नोट डाउन करके लिखना, मैं दो दो लाइनें लिखवा रहा हूँ उसमें। लीनियर पैलेट शटल में क्या रहता है, लीनियर यानी एक ही लाइन में चलने वाला। इसमें क्या है, एक पैलेट लेगा, एक प्रोडक्ट को पकड़ेगा, यानी प्रोडक्ट को, यानी एक वर्क पीस को पकड़ेगा, उससे ऑपरेशन करेगा। जैसे ही ऑपरेशन चलेगा तो जो वर्कर होगा वो क्या करेगा, दूसरा पैलेट तैयार करके रखेगा। दूसरा पैलेट क्या करेगा, दूसरे वर्क पीस को लेगा और वो अगेन वर्क पीस को पकड़ के फिर ऑपरेशन करेगा। ऐसे ही उस पर ऑपरेशन चलेगा तो तीसरे पैलेट को तैयार करके रखेगा। यानी ये प्रोसेस आपका एक लीनियर, एक रेखा के रूप में चलता रहता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या करेगा, लीनियर यानी रेखा के रूप में चलता रहता है। सेकंड है रोटरी पैलेट। रोटरी पैलेट क्या रहता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वर्क पीस को पैलेट से लोड और अनलोड करने का होता है। यानी पैलेट पे लोड करने का और पैलेट से अनलोड करने का प्रोसीजर कौन संभालता है, आपका रोटरी पैलेट। ठीक है, लीनियर में यानी एक जाएगा, दूसरा तैयार रहेगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा तैयार रहेगा, ये लीनियर। रोटरी में क्या है, जो वर्क पीस होता है, वर्क पीस को लोड और अनलोड करने का काम कौन करता है, रोटरी पैलेट। ठीक है, अब इससे कुछ एडवांटेज है। पहला है आपका एक ही, जो पैलेट क्या रहता है, एक वर्क पीस को एक ही पोजीशन में पकड़ के रखेगा, जिससे कि उसके विभिन्न सरफेस पे एक साथ कई ऑपरेशन हो सके। ठीक है, वर्क पीस को पकड़ के रखेगा। पहला है एक ही स्थिति में वर्क पीस के विभिन्न पृष्ठों पर ऑपरेशन होती है, यानी वर्क पीस को एक ही स्थिति में पकड़ कर रखेगा जिससे कि उस पर डिफरेंट ऑपरेशन किए जा सके। नेक्स्ट है इजी लोडिंग एंड अनलोडिंग, यानी पैलेट क्या करेगा, आराम से लोडिंग कर देगा वर्क पीस की और अनलोडिंग कर देगा। थर्ड वन है पकड़ को मजबूत रखता है जिससे कि सुरक्षा प्रदान होती है। सेकंड है मशीन के जो डाउन टाइम होता है, यानी दोबारा वर्क पीस को पकड़ना, फिर उसे चेंज करना, दूसरी पोजीशन में लाना, उससे क्या है, जो उसका टाइम बचता है, जैसे प्रोडक्शन रेट में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे सिस्टम डिवाइड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।